मातरम्। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है,
लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की ज़रूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी ज़रूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1 वर्ष की अवधि में ही
23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। मूलतः भारत गांव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। इसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की बदौलत अपना खुद का घर होने का सपना अब साकार हो रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी। सरकार ने प्रत्येक देशवासी की क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है। प्यारे देशवासियों, अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूँ। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रहा है। प्यारे देशवासियों, 75 साल पहले जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी, तब अनेक लोगों को यह संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमि में पुष्पित पल्लवित हुई थी। आधुनिक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने में अनेक पश्चिमी देशों से आगे रहा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने देश को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे हैं। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है। ये सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है। यह भवन हमारी रीति और नीति को अभिव्यक्त करेगा। इसमें हमारी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा और साथ ही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की ही। दरअसल राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस
कार्यक्रम जो है वो राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। राजधानी जयपुर समेत एसएमएस स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएमएस स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के इस बार खास प्रबंध जो है वो जयपुर पुलिस द्वारा किए गए हैं। 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस बार की गई है, क्योंकि ड्रोन से भी हमला होने की आशंका और इसके अलावा अन्य जो खतरे हैं उन तमाम दृष्टि से व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं और पुलिस के तमाम अधिकारी एसएमएस स्टेडियम पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा जो है वो लिया है। कल जो पूरा राज्य स्तरीय समारोह होगा वो करीब 58 मिनट 52 सेकंड का ये कार्यक्रम होगा। सुबह करीब 9:02 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो एसएमएस स्टेडियम में आएंगे और यहाँ पर जो है वो राष्ट्रगान और ध्वजारोहण और तमाम कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होंगे। मुख्यमंत्री का करीब 20 मिनट का यहाँ पर संबोधन होने वाला है और पूरा कार्यक्रम जो है वो 58 मिनट का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर वीआईपीज़ को बैठने की व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी यहाँ की तैयारियों का जायजा जो है वो लिया है। साथ ही इस एसएमएस स्टेडियम के आसपास की जगहों पर इस बार स्नाइपर भी पहली बार स्नाइपर को भी तैनात किया गया ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही जो है वो ना हो। इस लिहाज से जयपुर पुलिस द्वारा बहुत तगड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए इस वक्त आपको लिए चलते हैं जयपुर। सहयोगी दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो दिखाएंगे कि पिंक सिटी किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। दीपक, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं कल के लिए? यदि आजादी के जश्न की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो पिंक सिटी है वो यहाँ पूरी तरीके से तैयार है। और यदि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो सामने अमर जवान ज्योति है जो कि ठीक एसएमएस स्टेडियम के बाहर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लाइटिंग है वो खास तौर पर यहाँ पर की गई है। यानी कि पिंक सिटी का एक जो इलाका है उसके अंदर काफी जो लाइटिंग है वो यहाँ पर की गई है, चाहे से वो अमर जवान ज्योति हो, विधानसभा हो या फिर जो दूसरी सरकारी इमारतें जो कि जनपद पर है, इन तमाम जगहों को खासतौर पर सजाया गया है। लाइटिंग यहाँ पर की गई है क्योंकि कल आजादी का 74वां जो जश्न है वो पूरा देश मनाएगा। 74वां स्वतंत्रता दिवस कल है, तो ऐसे में उसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। यदि बात अमर जवान ज्योति की बात की करें तो सामने की तरफ राजस्थान की विधानसभा है, यहाँ पर राजस्थान के माननीय बैठते हैं और ऐसे में उसको भी खास तौर पर सजाया गया। दूर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष जो लाइटिंग है इस विधानसभा परिसर में वो की गई है और न केवल विधानसभा परिसर बल्कि विधानसभा परिसर के आसपास के जो भी सरकारी महकमे, चाहे वो वित्त भवन हो, विद्युत भवन हो या फिर राजस्थान आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड हो, इन तमाम जगहों को सजाया गया है। और यही वजह है कि जो केंद्र की सरकार है वो अमृत महोत्सव मना रही है आजादी का, तो ऐसे में राजस्थान में भी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। पूरी तरीके से हर बार की तरह जो यहाँ पर लाइटिंग है वो खास तौर पर स्पेशल तौर पर यहाँ पर स्पेशली की गई है और यही वजह है कि इस लाइटिंग को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में जो तादाद में जो लोग हैं वो बाहर की तरफ यहाँ पर आए हुए हैं। यदि बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी पुख्ता की गई है। जैसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सौरभ की जो रिपोर्ट थी वो भी बता रही थी कि कितनी व्यवस्थाएं पुलिस ने यहाँ पर की है, तो ऐसे में ये व्यवस्थाएं यहाँ पर भी पुख्ता की गई है। कल यहाँ पर भी मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर भी जो हमारे शहीद हैं उनको यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद में जो अंदर जो एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं काफी पुख्ता की गई है। कोई आगजनी जैसी स्थिति से निपटने के लिए दमकल की गाड़ियां तैनात है, सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात हैं और ऐसे में एक तरीके से पूरा जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर चाक चौबंद दिख रहा है। तो माना जा सकता है कि आजादी के जश्न को मनाने के लिए पूरे के पूरे जो जयपुरवासी हैं वो काफी उत्साहित हैं। मैं एक तस्वीर और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये ठीक अमर जवान ज्योति के ठीक सामने की तरफ की स्थिति है जहाँ पर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, खासतौर पर युवा आए हुए हैं और
तमाम लोग ये जो जश्न है इसको मनाने के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ पर चलिए बिल्कुल दीपक, तो इन तस्वीरों को देख करके ये साफ तौर पे लग रहा है कि पिंक सिटी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए।